नमस्कार। बजट 2016-17 प्रदेश की सबसे बड़ी कवरेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं अजय मिश्र। परिवहन व्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन होती है और भारत के संदर्भ में इस व्यवस्था में सड़कें विकास की यात्रा में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। कैसे? अगले आधे घंटे रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने ये प्रोग्राम देखा तो हाईवेज और सड़क व्यवस्था को लेकर देश में नीतियों के लिहाज से चल क्या रहा है और कहां पर गाड़ी थोड़ी सी रुकी हुई है, वित्त मंत्री क्या कुछ कर सकते हैं आने वाले बजट में, हर सवाल का जवाब आपको यहीं मिलेगा जनाब। और अगले आधे घंटे में इस यात्रा में मेरे साथ हैं दो खास मेहमान, NHAI के चेयरमैन राघव चंद्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चंद्रा साहब, आपने वक्त निकाला। और साथ ही हमारे साथ हैं AV सिन्हा साहब, जो कि इस सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, एक इंडिपेंडेंट व्यू इस प्रोग्राम में। आपका भी सिन्हा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इतने लंबे वक्त तक आप इस सेक्टर से जुड़े रहे हैं। ज़रूर मुझे उम्मीद है कि आपके जो अनुभव है उनसे हमें लाभ मिलेगा। लेकिन आइए देखते हैं कि सबसे पहले आज हमारे पास क्या सवाल है आपके लिए, जिसका जवाब है हम इस कार्यक्रम के अंत में देंगे। सो क्वेश्चन ऑफ द डे जो हम हमेशा आपसे पूछते हैं, सबसे छोटा बजट या अंतरिम बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया और कब? इसके जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। सवाल एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर, सबसे छोटा बजट या अंतरिम बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया और कब? चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हाईवेज काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है और सबसे पहले चेयरमैन NHAI जो कि हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पिछले बजट में हमने देखा कि करीब 43,000 करोड़ रुपया पूरे इस हाईवे सेक्टर को दिया गया। अब ये क्या माना जाए कि ये जो शुरुआत हुई है रिवाइवल की, अब ये सेक्टर पटरी पे आता हुआ दिख रहा है? आपकी जुबानी पहले ये समझना चाहेंगे। देखिए, ये सेक्टर पिछले विगत करीब एक साल से इसमें रिवाइवल थोड़ा बहुत प्रारंभ हुआ है और अब मैं देख रहा हूं कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स बिड आउट हो रहे हैं उनमें बिडर्स में ज़्यादा उत्सुकता है और वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से सामने आ रहे हैं। जैसे कि हमने EPC मोड पर जितने भी प्रोजेक्ट्स बिड आउट किए हैं उनमें हर एक में 6-6, 8-8 टॉप बिडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत कांटे का कंपटीशन है। और जो हमने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल निकाला है उसमें भी हम अभी तक 3 प्रोजेक्ट्स दे चुके हैं। मेरठ एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज दे चुके हैं और हम मेरठ बुलंदशहर दे चुके हैं और बहुत प्रतिस्पर्धात्मक उसमें भागीदारी है। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि आज रोड सेक्टर को जितने भी निवेशक हैं वो मानते हैं कि एक हैपनिंग सेक्टर है और ये सेक्टर में लोगों की रुचि है, क्योंकि हर कोई आज ये मानता है कि हाईवेज का अगर डेवलपमेंट हो गया तो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देश के विकास में भागीदारी की दृष्टि से हर कोई इसमें सामने आ रहा है। चलिए शुक्रिया सर, आपने ये तो कम से कम देश को बताया कि ये जो लाइफ लाइन है उसमें थोड़ी सी लाइफ जो पहले रुक गई थी वो वापस आ गई। सिन्हा साहब, ऐसा पहले क्या था कि सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने पड़े इस सेक्टर को लेकर के, और क्यों जो गाड़ी थी पिछले 10 साल में रुकी हुई थी, थोड़ा सा अगर आप सरल भाषा में समझा पाए हम। मेरा मानना है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन पे। अब वो एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन अब सारी चीज़ें आप प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दें तो उतनी प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। और इसलिए मुझे लगता है कि बेसिक रीज़न यही है, थोड़ा स्लो डाउन हुआ जो पिछले कुछ सालों में। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि अब एक मिक्स है, एक पूरा पोर्टफोलियो है प्रोजेक्ट्स का। जैसे चेयरमैन साहब ने बताया, हाइब्रिड मॉडल, फिर EPC मॉडल, BOT मॉडल, हर तरह की चीज़ें एक साथ होंगी, एक अच्छा मिक्स हो, ऑप्टिमम मिक्स हो, तभी हो सकता है। तो अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई, क्योंकि पहले जो बहुत ज़्यादा रिलायंस प्राइवेट सेक्टर पे था, प्राइवेट सेक्टर उतना नहीं हो पाया। अब नाउ थिंग्स आर चेंज, अब चीज़ें बदल रही हैं। साहब, ये ऐसा क्यों हुआ इस सेक्टर में कि जो बैंकिंग जो एक तरह से जो फंडिंग थी इस पूरे सेक्टर में, वो क्यों स्टॉल्ड हो गई? वहाँ पर क्या स्थिति थी और कैसे आप लोगों ने सोल्यूशन निकाला कि जो पहले जो रुकी हुई परियोजनाएं थी उनमें फिर से कम ये जो वित्तीय प्रबंधन वाली बात है वो फिर से वापस आ सके, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी रुक गई थी? देखिए, सबसे प्रमुख इसमें बात है, जैसा सिन्हा साहब ने बिल्कुल सही कहा, कि हमारे प्राइवेट जो निवेशक थे उन पर बहुत अधिक भरोसा था और
भरोसा होना तो अपने आप में ठीक है, लेकिन ये निर्धारित करना कि कोई भी प्रोजेक्ट पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बिड किया जाएगा और जब वो फेल कर जाएगा तभी वो दूसरे किसी मोड पर किया जाएगा, तो उससे उसकी वजह से, क्योंकि कोई और साधन था ही नहीं, मोड नहीं था, तो हर प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बिड किया गया। प्राइवेट पार्टीज भी इतने मैच्योर अभी डेवलपर्स हमारे नहीं थे, क्योंकि इसेंशियली दे वर ऑल कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ईपीसी कंपनीज। सडनली दे वर फोर्स्ड टू बिकम डेवलपर्स, और डेवलपर्स में उसको वित्तीय प्रबंधन का भी बहुत अत्यधिक उसको ध्यान रखना पड़ता है, मैनेजेरियल कॉम्पिटेंसीज और एफिशिएंसीज लानी पड़ती हैं, तो इन सबको मिला जुलाकर इनका संजोकर काम करना हर एक के लिए आसान नहीं था। कुछ डेवलपर्स जो बहुत चुस्त थे उन्होंने बहुत अच्छा काम भी करके दिखाया बीओटी में, लेकिन जो थोड़े भी ढीले थे या किसी कारणवश उनको टाइम से जमीन नहीं मिली या उनको कोई भी क्लियरेंसेस टाइम से नहीं मिले, तो उनके प्रोजेक्ट्स पिछड़ गए और बैंक्स ने भी उनसे फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ गई, डिले हो गया, तो बैंक्स ने भी अपने हाथ सुकोड़ लिए और उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट्स डिफिकल्टी में आ गए। बट नाउ थिंग्स आर इंप्रूविंग बिकॉज द इंडियन रोड्स डेवलपर्स have learnt their lessons and they have also matured, and the overall sector, I think this was a learning curve and has matured. सर, आपने दो चीज का जिक्र किया कि इन प्रोजेक्ट्स में कुछ वजहों से कॉस्ट ओवररन देखा गया, यानी कीमतें जितनी पहले सोची गई थी उससे ज़्यादा बढ़ गई, और टाइम ओवररन, जितना वक्त लगना था उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ये दोनों ही जो मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन जो बजट यात्रा हमारी है उसके ज़रिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य या फिर जो श्रीनगर, वहाँ पर दिक्कतें हैं क्या, और हमारे जो संवाददाता हैं उनके ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन इलाकों में दिक्कतों के साथ साथ जो ये मुश्किलें हैं और ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है। आइए देखते हैं ये खास बजट यात्रा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक कहावत थी कि जो दिल्ली से दूर वो दिल से दूर, पर अब ये कहावत भी बदल रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में सड़कों का जाल बिछ रहा है ताकि लोगों के लिए आवागमन की सुविधा हो। बीआरओ सड़क नेटवर्क उद्देश्य का एहसास है और आवश्यक साजो क्षमता प्रदान करने के लिए प्रमुख साधन है। संगठन के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें दुर्गम और दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण करना है और विकास कार्यों की गति को बढ़ाने का समाधान करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी को शामिल किया जा रहा है। भारत, म्यांमार, थाईलैंड, 3 देशों के बीच ये महत्वाकांक्षी परियोजना कुल 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ये सड़क भारत और आसियान देशों के बीच की दूरी को कम करेगी। इस परियोजना के पहले फेज में भारत 78 किलोमीटर की सड़क बनाएगा और 58 किलोमीटर की मौजूदा सड़क का निर्माण वैश्विक पैमाने जैसा करेगा। यही नहीं, दूर दराज के इलाकों जैसे कि जम्मू और कश्मीर में भी सड़क संपर्क को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सितंबर 2015 में इस परियोजना के तहत लगने वाले धन को बढ़ा दिया गया, जिसका उद्देश्य था एनएचडीपी फेज 2 के अंदर आने वाले 6 अन्य सब प्रोजेक्ट्स को भी गति प्रदान करना, जिससे कि जम्मू कश्मीर के बीच में ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनी रहे, जो कि मौसम या अन्य विभिन्न कारणों के से कट जाती है और उससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूरा रास्ता बन जाएगा, उसके बाद आप लोगों को कितना फायदा होगा कनेक्टिविटी को देखते हुए? मैडम, इसमें बहुत आराम है। ये पहले 300 किलोमीटर अब रह गए 170। इसमें बहुत फायदा, टाइम भी बढ़ जाएंगे और आराम भी हो जाएगा। और ये हिली एरिया, इसमें पसियाँ भी गिरता है, उससे भी बढ़ जाएंगे। इसमें बहुत फायदे हमको मिलेंगे। व्यापार और इंडस्ट्री की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ की आर्थिक प्रगति को भी ये एक नई दिशा देगा, बशर्ते कि इसका कार्यान्वयन निर्धारित समय पर पूरा हो। इसके अलावा यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस तरह की परियोजनाओं का विस्तार यहाँ के दुरूह इलाकों में भी हो। कैमरामैन जुबेर के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। तो ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो अक्सर आपको टेलीविजन चैनल्स पे नहीं दिखाई देती, क्योंकि हमने ये व्यवस्था की है कि श्रीनगर और जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं उन तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे और वहां से क्या कुछ चल रहा है एनएचएआई के काम को लेकर, आज जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा काम कर रहा है, वो आप तक जरूर पहुंचा पाएं। चैमन साहब, ये जो देखा आपने, इन इलाकों में कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन कुछ ज़्यादा ही है, जाहिर तौर पर दिक्कतें वहाँ पर हैं,
लेकिन क्या आपने कुछ विशेष प्रबंध किया है? क्योंकि जब बजट से हम जोड़ते हैं तो हमने देखा है कि इन इलाकों पर खास फोकस होता है और इसमें जिम्मेदारी भी आपकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, एक निर्णय जो महत्वपूर्ण हमने पिछले कुछ दिनों में लिया है कि कोई भी अवार्ड हम रोड का नहीं देंगे जब तक कि 90% ईपीसी में और 80% बीओटी में जब तक हमारे पास ज़मीन उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है। और ऐसा करने से फ़ायदा ये रहेगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कंसेशनर वो ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकेगा कि हमें मंजूरी नहीं मिली, कि हमको मंजूरी नहीं मिली, हमको समय से ज़मीन नहीं मिली। और वाकई में ये एक तकलीफ थी जिसकी वजह से कॉस्ट ओवररन होता था और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाते थे। आपने कहीं पर 1 किलोमीटर का काम शुरू किया तो फिर उसके बाद आपको पूरा मशीनरी और अपना बंदोबस्त डीमोबिलाइज करना पड़ता था। विशेषतः कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में इस प्रकार की बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हुई हैं, लेकिन अब ये समस्या काफ़ी हद तक इससे दूर हो सकेगी इस निर्णय से। और इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट अब अवार्ड नहीं कर रहे जब तक ज़मीन हमारे 80% हमारे हाथ में नहीं आ जाए। ये तो बहुत बड़ा आपने डिसीजन लिया कि पहले सरकार मंजूरियां लेगी, लैंड एक्विजिशन करेगी और उसके बाद जाकर के जो बिडिंग की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। एक बहुत बड़े मील का पत्थर जरूर है। सिन्हा साहब, छोटा सा रिएक्शन, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा माहौल है, जो सरकार ने कदम उठाए हैं इस सेक्टर के लिए, उसके बाद कुछ सकारात्मक माहौल बैंकिंग व्यवस्था की तरफ से, डेवलपर की तरफ से और जो निवेशक हैं जो इसमें आना चाहते हैं उनके लिए कुछ पॉजिटिव माहौल बना है? ज़रूर पॉजिटिव माहौल बना है। मुख्य बात यह है कि जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि अब डेवलपर्स भी मैच्योर हो गए हैं और उनकी रिस्क अब कम हो गई है, क्योंकि लैंड का इशू नहीं रहेगा। 80-90% आपको लैंड पहले होगा। तो अब ये हम एक्सपेक्ट करते हैं एज ए कॉमन सिटीजन कि नाउ अब उन लोगों को विश्वास होगा कि भाई हम कर सकते हैं। तो जाहिर है कि वो अपने मैनेजमेंट, अपने हर चीज़ उसमें इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि माहौल बना है वो कंड्यूसिव माहौल, बहुत माकूल माहौल है। चलिए, आपने कहा कि माहौल अच्छा बना है और इसका फायदा निवेश के जो माहौल है उस पर जरूर दिखाई देगा। आइए अब आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां से आदित्य अपनी बजट यात्रा लेकर आ रहे हैं। अजमेर चलेंगे जहां से मंजीत जुड़ेंगे हमारे साथ और अभिषेक झा उत्तर प्रदेश से ये खास बजट यात्रा लेकर के आए हैं। चर्चा जारी है, कहीं मत जाइए। नेशनल हाईवे 69, इस पर हम चल रहे हैं। नागपुर तक ये पूरा हाईवे जाता है। कैसा है ये हाईवे, इसको हम जान रहे हैं। 10 किलोमीटर आगे आ गए हैं भोपाल से। अब्दुल्लागंज से हम 10 किलोमीटर आगे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये पूरे हाईवे की अगर बात की जाए तो काफी साफ सुथरा और काफी प्लेन हाईवे है। कहीं से भी दचके फिलहाल हमको महसूस नहीं हुए हैं, यानी कि कह सकते हैं कि अब्दुल्लागंज से 10 किलोमीटर आगे तक जो है रास्ता काफी अच्छा है। अब हम आगे चलते हैं। यह राजमार्ग रायसेन से नागपुर तक 350 किलोमीटर का सफर तय करता है। यह हाईवे मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरता है। होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा होते हुए महाराष्ट्र पहुंच जाता है। यह आसान सा सफर मुश्किल सा था। गड्ढे में सड़क लकीर सी दिखती थी और लोगों की जान हथेली पर। साल गुजरा और सफर अब आसान हो गया है। अब होशंगाबाद, इटारसी से गुजरने पर डर नहीं लगता। हाईवे 2 लेन से 4 लेन में तब्दील हो चुका है। कुछ बाकी जगहों पर काम तेजी से चल रहा है। 4 लेन में कन्वर्ट करने के लिए काम लगातार जारी है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और उम्मीद अब ये की जा सकती है, क्योंकि ये काम जो है पिछले 7 से 8 महीने पहले से ही शुरू हुआ था। लिहाजा माना जा रहा है कि करीब अगले 1 साल तक जो है ये जो हाईवे, इसका काफी हिस्सा जो है ये 4 लेन में तब्दील होता नजर आएगा। इटारसी से बैतूल तक के रास्ते में हमें कहीं कहीं उबड़ खाबड़ सड़कें भी मिली। साथ ही 4 लेन के निर्माण कार्य के चलते हमें रास्ते भर थोड़ी परेशानी जरूर हुई। पहले 10 साल पहले भोपाल से बैतूल के बाद 13 घंटे लगते थे। अभी 2-3 सालों में सुधार हुआ, 7-8 घंटे लगते। बैतूल तक तो हमारी गाड़ी भी कहीं कहीं हिचकोले खाती हुई गई, लेकिन जैसे ही हम बैतूल पहुंचे और राष्ट्रीय राजमार्ग 46 4 लेन वाला मिला, रास्ता आसान हो गया। सरकार कहती है कि वो 18 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हाईवे बना रही है और वो चाहती है, उसका लक्ष्य है कि 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हाईवे का निर्माण किया जाए। लेकिन एक बात तो तय है, इस बजट से, सरकार से जनता की यही उम्मीदें हैं
कि जो लक्ष्य सरकार ने तय किया है अगर वो ही जल्दी पूरा कर लिया जाए तो विकास को गति जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन मुकेश बरगले के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे में राजस्थान का करीब 58% इलाका पड़ता है। इनमें से विभिन्न इलाकों के साथ अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र भी है। किशनगढ़ का इलाका संगमरमर के लिए मशहूर है और देश भर में कुल 1700 मार्बल उद्योग इकाइयों में से 95% इसी इलाके में है। इलाके में 18 से 20 लाख लोगों को यह उद्योग सीधे या परोक्ष रूप से रोजगार दे रहा है। यहाँ इस उद्योग को बढ़िया सड़कों ने बहुत ही सहारा दिया है। रिको में हमारी 25% की सहभागिता है सड़कों के साथ। अभी 30 करोड़ की सड़कें हमने रिको से लिए, 7.5 करोड़ रुपए मार्बल एसोसिएशन ने दिए राजस्थान सरकार को सहभागिता के तौर पे। तो सड़क बनने से एक तो सर एक्सीडेंट कम हुए हैं, लोगों की जो जान जो जोखिम में थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, 0% एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद व्यापार बढ़ा है, आने वाले व्यापारी को यहाँ सुकून मिलता है। अजमेर किशनगढ़ इन्वेस्टमेंट रीजन डेडिकेटेड माल परिवहन गलियारे के बिल्कुल नजदीक है। इसके जरिए मुंबई दिल्ली NH8 और अजमेर चित्तौड़गढ़ इंदौर के लिए NH79 का फायदा उठाया जा रहा है। NH8 के साथ स्वर्णिम चतुर्भुज ने इस इलाके को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ दिया है। यहाँ पे मार्बल के साथ मिनरल उद्योग भी है, उसमें भी फायदा हुआ है क्योंकि वो कई स्टेट्स में जाता है यहाँ से माल। रोड्स वगैरह बढ़िया हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बड़ा इजी हो गया है। इजी होने के से फ्रीक्वेंटली कॉस्टिंग कमाई है ट्रांसपोर्टर्स की, तो कॉस्टिंग कमाने से व्यापार तो बूस्टअप हुआ ही है। अच्छी सड़कों की वजह से इलाके में अब प्रदूषण भी कम होता है और उद्योगों की परिवहन लागत कम हो गई है। साथ ही सड़कों के आसपास ढाबे से लेकर मोटर के गैराज तक बहुत सारे कारोबार का विकास हुआ है। उद्योगों को अपना माल जल्द से जल्द भेजने में मदद मिलती है तो उनका परिवहन लागत भी कम हुआ है। इसके अलावा इन सड़कों के किनारे ढाबों से लेकर मोटर मैकेनिक के गैराज तक विकसित हुए हैं, जिससे इस इलाके में लोगों में और अर्थव्यवस्थाओं में एक नई जान देखने को मिल रही है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज, अजमेर। बजट यात्रा में हमारी टीम दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगरों और कृषि का हाल जानने के लिए रवाना हुई। सपाट और चौड़ी सड़कों ने जहां हिचकोलों को कम किया है, वहीं दूरियां तय करने का समय भी छांट दिया है। यात्री और माल ढुलाई में कम समय, कम खर्च, ईंधन की बचत और वाहन भी चुस्त दुरुस्त। एक बात तो तय है कि अच्छी सड़कें जहां यात्रा को आसान बनाती हैं, वहीं देश की तरक्की में भी सहायक होती हैं। सरकार ने राजमार्ग परियोजनाओं में और भी तेजी लाने के लिए PPP माध्यम को बहाल करने और इस क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को मंजूरी दी है। इस मॉडल के तहत सरकार परियोजना लागत का 40% हिस्सा डेवलपर को काम शुरू करने के लिए उपलब्ध कराएगी, जबकि बाकी निवेश डेवलपर को करना होगा। निवेशक के हिस्से के 60% में से 30% उसका अपना निवेश होगा और बाकी 30% बैंक से होगा। सरकार मार्च तक 40,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं के ठेके नए हाइब्रिड मॉडल पर देने वाली है। इस मॉडल पर पहले से ही 28 परियोजनाएं तैयार हो चुकी हैं। अगले साल के लिए इस मॉडल पर 100 परियोजनाओं की पहचान भी की जा रही है। इस मॉडल से सड़क क्षेत्र में नए निवेशकों की आने की संभावना है, जो अभी तक इक्विटी की किल्लत और अन्य मुद्दों के चलते सड़क परियोजनाओं के लिए बोली लगाने से कतराते थे। पूरी बजट यात्रा टीम इस बात से काफी ज्यादा तसल्ली में रही, काफी ज्यादा खुश रही कि सड़कों की हालत ने हमारी यात्रा को काफी ज्यादा आसान बनाया है। और बजट में निश्चित रूप से यहाँ की इंडस्ट्री की भी ये डिमांड रही कि बजट में जो भी सरकार अलॉट करती है इन कनेक्टिविटी सेक्टर के लिए, वो चीज़ जारी रहनी चाहिए, उसमें और भी ज़्यादा एक्सपेंशन होना चाहिए, क्योंकि इससे देश के विकास की रफ्तार सीधी तौर से जुड़ी हुई है। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं अभिषेक झा। तो तीनों संवाददाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए एक बार फिर से चर्चा शुरू करते हैं। चंबे साहब, ये जो पैसा आता है पूरे के पूरे सड़क क्षेत्र में, आपने देखा कि कितना ज़्यादा उसका असर पड़ा है अर्थव्यवस्था पे और एक लाइफलाइन मानी जाती है। धमनिया कहा जाता है कि जो विकास की गाड़ी है वो आप ही के जरिए पहुंचेगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। GBS ग्रॉस बजटरी सपोर्ट जो है उसमें कितना उम्मीद है आपको इस बार बढ़ेगी? और जो टैक्स फ्री बॉन्ड इस साल जो बजट में आया था उसकी स्थिति क्या है सर? वहाँ से कहाँ कितना पैसा जुटा पाए हैं आप? अभी तक टैक्स फ्री बॉन्ड्स के माध्यम से हम 14,000 करोड़ उठा पाए हैं और हमारी बॉन्ड्स पूरी तरीके से ओवर सब्सक्राइब्ड थी, मतलब 2.25 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड थी।
और रिटेलर्स में भी काफ़ी उत्साह रहा। तो रिटेल जो इन्वेस्टर है उसको भागीदारी देने का मुख्य मकसद ये रहता है कि उनको हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में जोड़ा जाए। उन्होंने बहुत उत्सुकता दिखाई, कॉर्पोरेट्स ने बहुत उत्सुकता दिखाई और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने भी बहुत उत्सुकता दिखाई। बॉन्ड्स हमारे अभी तक 14,000 करोड़ हमने बॉन्ड्स के माध्यम से उठाए हैं और हम करीब 5,000 करोड़ और बॉन्ड्स के माध्यम से आने वाले दिनों में उठाएंगे। कुल मिलाकर जो हमारा खर्चा है इस वर्ष वो पिछले वर्ष से करीब 30% ज़्यादा खर्चा है और हमें उम्मीद है कि अगले वर्ष, क्योंकि अब निवेशकों में जैसा मैंने कहा कि पुनः एक नया उत्साह जागृत हो रहा है रोड सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो काम हम ज़्यादा कर पाएंगे और हमें उम्मीद है कि लगभग 25 से 30% अगले साल हम ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे। चलिए, तो शुक्रिया सर। अब हम अपने अंतिम चरण में आ चुके हैं जिसको हम रैपिड फायर बोलते हैं। इसमें एक सवाल आएगा और आप लोगों को 30 सेकंड दिए जाएंगे। जो सवाल जिसके लिए मैं एड्रेस करूंगा, प्लीज़ आप 30 सेकंड में उसका जवाब दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं फिर अपने रैपिड फायर राउंड की और देखते हैं कि हमारा क्या है पहला सवाल आज के इस रैपिड फायर राउंड में। सवाल नंबर 1, कहना कहां तक सही है कि रोड एंड हाईवे सेक्टर वापस पटरी पर आ चुका है और इस सेक्टर की ग्रोथ रेट की क्षमता क्या है? सिन्हा साहब। बिल्कुल पटरी पे आ चुका है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया अब प्रॉपर मिक्स है बीओटी और गवर्नमेंट फंडिंग का। अब ग्रोथ रेट का पोटेंशियल, ग्रोथ रेट सेक्टर का एटलीस्ट 10% से ग्रोथ होगा। 10% ट्रैफिक ग्रोथ है एंड 10% सेक्टर का भी ग्रोथ आई एक्सपेक्ट, विच इज अ वेरी हाई ग्रोथ। नहीं, मैं इससे सहमत हूं कि करीब 10% ग्रोथ होना चाहिए इस सेक्टर में। चलिए, तो कम से कम अर्थव्यवस्था से जो रफ्तार है वो तो जरूर ज्यादा होनी चाहिए इस सेक्टर की। देखते हैं दूसरा सवाल क्या है आज के रैपिड फायर राउंड में। सवाल नंबर 2, इस साल बजट में सड़क निर्माण के लिए सरकार के खर्चे में बढ़ोतरी होगी, कितने फीसदी की बढ़त हो सकती है चेयरमैन साहब? मैं उम्मीद करता हूं कि करीब 20 से 25% की बढ़ोतरी हो। आप कह रहे हैं पिछले साल से 30% इस बार बढ़ा और अब ये 20-25 और भी बढ़ सकता है, सहमत है सिन्हा साहब? वो भी कम होगा मेरे हिसाब से, और भी होना चाहिए। चलिए, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा तीसरा सवाल। इस सेक्टर के लिए बनाया गया नया हाइब्रिड मॉडल पीपीपी मॉडल से बेहतर साबित होगा और क्यों? रीजनिंग सिन्हा साहब। इसमें यह है कि जो डेवलपर है उसकी रिस्क बहुत कम हो जा रही है हाइब्रिड मॉडल में। तो नेचुरली जहां रिस्क ज़्यादा है वहां रिस्क प्रीमियम है और कॉस्ट ज़्यादा है। चूंकि इसमें रिस्क कम है इसलिए तो ये मॉडल तो फेल नहीं होगा पिछले मॉडल की तरह? मुझे नहीं लगता कि फेल। चलिए, मैं एक्सपर्ट व्यू लेता हूं कि ये मॉडल फेल नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ रैपिड फायर राउंड। चौथा सवाल, क्या बजट 2016-17 में ग्रामीण सड़कों के लिए आवंटन बढ़ाया जाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि सड़क सेक्टर के लिए चाहे ग्रामीण हो या हाईवेज हो, दोनों के लिए बजट बढ़ाया जाएगा। और जो लक्ष्य तय किया गया था उससे बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है ग्रामीण सड़क योजना ने, काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। ये देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा रैपिड फायर राउंड में। सवाल नंबर 5, राज्य सरकारों को सड़क निर्माण पर फोकस ज्यादा करना चाहिए क्योंकि केंद्र से अब राज्यों के लिए आवंटन 42% तक पहुंच गया है। सिन्हा साहब। जी, और सबसे मुख्य बात यह है कि सीआरएफ से, सेंट्रल रोड फंड से स्टेट को पैसा मिलता है। लगभग 3,000 करोड़ के आसपास उनको मिलता है सारे स्टेट्स को। बहुत है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सेंट्रल असिस्टेंस भी है और उनके ऊपर प्रेशर कम है क्योंकि पीएमजीएसवाई में दूसरे रोड्स आ रहे हैं, तो स्टेट का ग्रोथ होना चाहिए। साहब, तो हाईवेज तो आप बनाते हैं और केंद्र सरकार गांव के सड़कों की योजना के लिए पैसे देती है। राज्य सरकारों को जो अपनी सड़कें हैं वो भी बनानी चाहिए। आइए देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। सवाल नंबर 6, अंतिम सवाल, बजट निर्माण को सस्ता और टिकाऊ बनाने के लिए बजट में क्या प्रावधान करने चाहिए? क्या रिसर्च पर फोकस बढ़ना चाहिए साहब? बिल्कुल बढ़ना चाहिए और टेक्नोलॉजी जितने भी इनिशिएटिव्स रोड सेक्टर या इससे जुड़े हुए अन्य किसी भी प्रकार के जो यंत्र हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि जब स्मार्ट सिटी का ज़माना आ गया है और स्मार्ट सिटीजनशिप का भी ज़माना आ गया है। ये देखते हैं कि जो हमने सवाल आपसे शुरुआत में पूछा था उसका जवाब है क्या।
क्योंकि वो जो सवाल था कि अभी तक का सबसे छोटा बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया और कब पेश किया। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल चुका होगा अब तक। अगर नहीं तो आइए अब हम आपको जवाब बता देते हैं। सबसे छोटा बजट पेश किया था वित्त मंत्री 1977 में जो थे एच.एम. पटेल साहब, केवल 800 शब्दों का। हालांकि ये एक इंटरिम बजट था। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जरूर रोचक लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेयरमैन साहब, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वक्त निकाला इतने शॉर्ट नोटिस पे। और सिन्हा साहब, आप भी इस कार्यक्रम में आए और आपने अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस रोड एंड हाईवे स्पेशल बजट में इतना ही। कल हम जब आएंगे तो हाईवेज की तर्ज पर बात करेंगे वाटरवेज की, क्योंकि शिपिंग सेक्टर एक नए सनराइज सेक्टर के रूप में उभरने जा रहा है, जहां पर रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। तो हमें उम्मीद है कि कल आप शाम 7:30 बजे फिर से इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बनेंगे, क्योंकि ये देश का बजट है, आपका बजट है, हमारा बजट है, ये सबका बजट है। मुझे और मेरी पूरी बजट टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।